सो गाइस पेपर हो गए हैं भैया, आजादी मिल गई एग्जाम से। लेकिन सर हमें रिव्यू भी तो करना है कि पेपर हमने कैसा करा। तो आइए मेरे साथ साथ बिना कोई टाइम वेस्ट करे पेपर पे आते हैं सर। सबसे पहला क्वेश्चन, एमसीक्यू बाद में करेंगे, सबसे पहले मेन क्वेश्चंस पे आते हैं। सबसे पहले आता है सर क्वेश्चन नंबर 5A। ये पहली बार ऐसा क्वेश्चन आया है, इससे पहले ऐसा क्वेश्चन नहीं आया था। तो क्या इंस्टीट्यूट नए नए क्वेश्चन बना रही है? बिल्कुल सर, इंस्टीट्यूट नए नए क्वेश्चन भी बना रही है। आइए मेरे साथ साथ। सबसे पहले कह रहा है कि ईगल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, ईगल मैन्युफैक्चरिंग लिमिटेड है, हैज बीन फेसिंग डिक्लाइन प्रोडक्टिविटी। प्रोडक्टिविटी कम हो रही है ड्यू टू आउटडेटेड वर्किंग मेथड। एक एक पॉइंट ध्यान से समझना है। आउटडेटेड वर्किंग मेथड है यानी पुरानी टेक्नोलॉजी यूज कर रहा था, रिजिड रूटीन थे एंड वर्कफोर्स इनएफिशिएंसी, और जो लोग थे वो भी ढंग से काम नहीं कर सकते थे, करते मतलब लीडिंग टू क्वालिटी डिग्रेशन, क्वालिटी खराब हो रही थी हमारी, एंड इंक्रीजिंग कस्टमर कंप्लेंट। ठीक है जी। टू एनहेंस ऑपरेशन प्रोडक्टिविटी क्वालिटी, प्रोडक्टिविटी बढ़ाना, ऑपरेशन बढ़ाना, क्वालिटी बढ़ाने के लिए, एंड वर्क रूटीन, द बोर्ड इंट्रोड्यूस न्यू टेक्नोलॉजी। बोर्ड इंट्रोड्यूस कर रहा है सर नई टेक्नोलॉजी। यानी कि सर यहाँ पे हो क्या रहा है सर, इतनी बात को पढ़ के पता चला कि बोर्ड जो है यानी कि कंपनी जो है नई टेक्नोलॉजी लेकर आ रही है, एंड ऑपरेशन ऑपरेटिंग प्रोसीजर टू एंश्योर कॉन्टिन्यूस इंप्रूवमेंट, और ऑपरेटिंग प्रोसीजर लेकर आ रहे हैं नया ताकि हमारा कॉन्टिन्यूस इंप्रूवमेंट होता रहे, एंड एफिशिएंट वर्कफ्लो विद ऑपरेटर फीडबैक, यानी जो ऑपरेटर ने फीडबैक दिया है, एंड परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन उसके बेसिस पे। आइए पढ़िए आगे। द मैनेजमेंट फेसेस इनिशियल बैकलैश। अब देखिए क्या हुआ, जब भाई मैनेजमेंट ने चेंज करा टेक्नोलॉजी अपनी, तो क्या हुआ सर जी, बैकलैश आया, लोगों ने रेसिस्ट करा, भाई एम्प्लॉय ने रेसिस्ट करा टू अडॉप्ट दीज न्यू टेक्निक्स एज दे आर अ बिट हेसिटेंट, यानी उनको थोड़ा सा हेसिटेंट हो रहे थे, एंड स्केर्ड ऑफ चेंज टू काटर देयर कंसर्न, यानी कि उनके भी चीजों को, उनके कंसर्न को ध्यान मद्देनजर रखते हुए द मैनेजमेंट इंट्रोड्यूस वेरियस अवेयरनेस। देखिए मैनेजमेंट ने क्या करा, अवेयरनेस प्रोग्राम बनाया, सेशन करा, कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम बनाए, एक्सरसाइजेस टू हैंडल हैंड होल्ड ऑपरेटर ड्यूरिंग द ट्रांजिशन, यानी जब ट्रांजिशन हो रहा होगा तो उनको ट्रेनिंग दी गई है, सेशन कराए गए हैं, प्रोग्राम्स कराए गए हैं, ताकि उनको बताया जा सके कि भैया कैसे काम आपको करना है ट्रांजिशन फेज के लिए। वाइल इफेक्टिवली कम्युनिकेटिंग, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, नीड फॉर चेंज। आगे ना देखो भाई, कम्युनिकेट कर रहा है किस लिए, नीड फॉर चेंज, ये तो पढ़ा हुआ है सर। फॉर फ्यूचर रेजिलेंस, यानी अगर फ्यूचर में कभी कोई रेजिस्टेंस आता है तो, एंड लॉन्ग टर्म बेनिफिट। पोस्ट दिस ट्रेनिंग सेशन द न्यू टेक्निक्स एंड प्रोसीजर आर ग्रेजुअली इंप्लीमेंटेड। फिर क्या कह रहा है समझिए कि भाई इंप्लीमेंटेशन करा, कैसे इंप्लीमेंटेशन करा सर, उसके बाद हमने इंप्लीमेंटेशन करा, ठीक है। और कैसे करा, फेज वाइज इंटीग्रेशन विद कांस्टेंट सपोर्ट फॉर सीमलेस अडॉप्शन अडॉप्शन बाय द एम्प्लॉयज इन मॉडरेट मैनर टू एक्सेप्ट। फाइनली द मैनेजमेंट टेक स्टेप्स टू स्टेबलाइज दीज न्यू वर्क। फिर क्या हुआ, ठीक है भाई स्टेबलाइज हो गया। मेथड थ्रू रिवाइज्ड पॉलिसीज, परफॉर्मेंस मेजर्स एंड रिवॉर्ड सिस्टम, यानी कि भाई हमने रिवाइज पॉलिसी, मेजर, परफॉर्मेंस, रिवॉर्ड सिस्टम लगा के हमने क्या कर दिया, उसको स्टेबलाइज कर दिया। जो नई पॉलिसी लगाई अब उसको स्टेबलाइज कर दिया। टू एंश्योर दैट एम्प्लॉय डू नॉट रिवर्ट टू ओल्ड प्रैक्टिस, कि वो दोबारा से पुराने तरीके से काम नहीं कर पाए। अब यहां पे मेन मुद्दा आता है। सबसे पहले कह रहा है सर, आइडेंटिफाई मॉडल बीइंग अप्लाइड बाय ईगल मैन्युफैक्चरिंग लिमिटेड। कौन सा मॉडल इन्होंने लगाया, एक तो ये बात आ रही है, यानी कि भाई सबसे पहले पूछ रहा है आपसे मॉडल कौन सा लगाया। फिर कह रहा है एक्सप्लेन डिफरेंट फेजेस ऑफ द प्रोसेस फॉर मूविंग द ऑर्गेनाइजेशन फ्रॉम प्रेजेंट टू फ्यूचर, यानी कि भाई प्रेजेंट से फ्यूचर पे लेके जाने के लिए कौन से प्रोसेस की बात हुई, उस प्रोसेस में क्या क्या फेजेस हैं, उस प्रोसेस में क्या क्या फेजेस हैं, इसकी बात हो रही है। फिर आपसे पूछ रहा है क्या ये वन टाइम है। अब इसको याद करें तो हमने पढ़ा था सर, इस सबको पढ़ के हमें समझ आ रहा है कि कंपनी ने नई चीजें लगाई। कंपनी ने क्या करा सर, कंपनी ने नई चीजें लगाई, और उसके बेसिस पे वो क्या करना चाह रहे हैं सर, वो करना चाह रहे हैं चेंज मैनेजमेंट, यानी ये क्वेश्चन जो है चेंज मैनेजमेंट का पार्ट है। अब चेंज मैनेजमेंट में हुआ क्या, उन्होंने कि भैया सबसे पहले तो पॉलिसीज लगाई तो उनकी तरफ से रेजिस्टेंस आया, फिर उन्होंने उनको प्रोग्राम कराया, चीजें कराई, फिर जाके क्या हुआ, उसने उसको स्टेबलाइज कराया। तो पहला क्वेश्चन जो इसने पूछा, पहला क्वेश्चन जो इसने पूछा कि ये कौन सा मॉडल है, तो अगर मॉडल की बात करें तो ये कर्ट लेविन का मॉडल है। किसका मॉडल है, कर्ट लेविन का क्या है मॉडल। इस मॉडल में क्या था सर, उसने सेकंड क्या पूछा, उसने सेकंड हमसे पूछा, देखिए जरा सेकंड हमसे पूछा डिफरेंट फेजेस क्या है इसके, ठीक है, इस प्रोसेस के। तो सर इसके 3 फेजेस थे। कितने फेजेस थे,
तीन फेजेस थे, मुझे बताओ कौन कौन से तीन फेजेस थे। एक तो पुराने वाले सिस्टम को हटाना यानी अनफ्रीजिंग, ठीक है। उसके बाद दूसरे वाले सिस्टम को लगाना, दूसरे वाले सिस्टम को लगाना मतलब क्या करना, चेंज करना, चेंजिंग। और उसके बाद उसको स्टेबलाइज कर देना ताकि वो पुराने सिस्टम पे वापस ना चले जाए, यानी कि रीफ्रीजिंग, रीफ्रीजिंग। तो ये हमने करा था, मैंने आपको कराया था, देखिए क्वेश्चन नंबर 19 में मैंने आपको ये कराया था। टू मेक चेंज लास्टिंग, व्हाट आर द थ्री फेजेस ऑफ द चेंज प्रोसेस प्रपोज बाय कर्ट लेविन फॉर मूविंग, देखिए लिखा है मूविंग एन ऑर्गेनाइजेशन फ्रॉम फ्रॉम प्रेजेंट टू फ्यूचर। देखिए लिखा हुआ है यहां पे कि भाई डिफरेंट फेजेस प्रोसेस फॉर मूविंग ऑर्गेनाइजेशन फ्रॉम प्रेजेंट टू फ्यूचर। फिर इसके बाद पूछा कि क्या ये वन टाइम प्रोसेस है, नहीं सर ये वन टाइम प्रोसेस नहीं होता है, ये वन टाइम प्रोसेस नहीं होता है, इसके बाद भी हमें करना पड़ता है। अगर कुछ चेंज आता है और हमें दोबारा करना पड़े तो हम इसको दोबारा भी रिपीट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमने सारा पढ़ा था और इसके अंदर ये सारी चीजें थी, ठीक है। होपफुली ये वाला क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा। चलिए गाइस अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्या कह रहा है, कह रहा है कि पर्ल लिमिटेड इज अ मेजर पैकेज फूड कंपनी विच डोमिनेट्स इन सम सेक्टर, जैसे कि स्नैक हो गया, डेयरी, बिस्किट, इंस्टेंट मील, इन पे काम करता है। इट ऑफर हाई क्वालिटी एंड यूनिक प्रोडक्ट दैट मैच द टेस्ट एंड प्रेफरेंस ऑफ कस्टमर्स। इट ऑलवेज टेक स्टेप्स टू एनहेंस ब्रांड इमेज एंड चार्ज अ प्रीमियम प्राइस। देखिए क्या कह रहा है भैया, ब्रांड इमेज बना के रखता है, इंपॉर्टेंट बात है, ब्रांड इमेज बना के रखता है और प्रीमियम प्राइस चार्ज करता है फॉर विच बायर डू नॉट नेगोशिएट, जिसके लिए बायर नेगोशिएट नहीं करते, जैसे आईफोन हो गया। often the unique feature of their product that are not available with the competitor, कुछ यूनिक भी दे रहा है जो कॉम्पिटिटर्स के पास नहीं है। हेल्प देम टू गेन कॉम्पिटेटिव एडवांटेज, ओहो कॉम्पिटेटिव एडवांटेज की बात आ गई सर जी। हेंस यूजिंग दिस स्ट्रेटेजी today Pearl India Limited is consistently gaining its position in the industry over its competitors. Identify the and explain. अब डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा, देखिए कह रहा है कि बताओ ये जो पॉटर ताऊ जी के जेनेरिक स्ट्रेटेजी जो उन्होंने बताई थी, पॉटर ताऊ जी ने जो जेनेरिक स्ट्रेटेजी बनाई थी वो कौन सी फॉलो करी जा रही है बाय पर्ल इंडिया लिमिटेड टू गेन एडवांटेज। तो पॉटर ताऊ जी ने तीन स्ट्रेटेजी बताई थी, अगर आपको याद हो तो। कौन कौन सी जेनेरिक स्ट्रेटेजी तीन बताई थी सर? पॉटर ताऊ जी ने जो जेनेरिक स्ट्रेटेजी बताई थी वो थी कॉस्ट लीडरशिप, यानी कम कॉस्ट में बेचो। दूसरा डिफरेंशिएशन, दूसरों से प्रोडक्ट अलग रखो, ब्रांड बनाओ। और तीसरा है फोकस, फोकस मतलब एक पर्टिकुलर ग्रुप, एक पर्टिकुलर नीश पे फोकस करो। तो यहाँ पे किसकी बात हो रही है सर? डिफरेंशिएशन की बात हो रही है। और ये बच्चे ने भी सही लिखा है, प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन। तो प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन में प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन की स्ट्रेटेजी वो लगा रहा है। फिर कह रहा है व्हाट आर द डिसएडवांटेज ऑफ फॉलोइंग सच स्ट्रेटेजी, इस स्ट्रेटेजी के लगाने के डिसएडवांटेजेस क्या होते हैं। तो डिसएडवांटेजेस क्या बताए थे, देखिए सर सबसे पहले तो यूनिकनेस, लॉन्ग टर्म तक लेके चलना मुश्किल है, जैसे एप्पल के लिए साथ दिक्कत हो रही है कि भाई एक ही चीज को कैसे रगड़ते जा रहे हो आप। फिर हायर प्राइस आप चार्ज करते हो डिफरेंशिएटेड फीचर्स के लिए, मे कॉज कस्टमर टू स्विच टू अनदर, जैसे बहुत सारे लोग अब सैमसंग खरीद रहे हैं, जैसे आईफोन से एंड्रॉइड पे चले गए हैं। फिर डिफरेंशिएशन अगर आपका फेल होता है, डिफरेंशिएशन अगर आपका फेल हो गया तो फिर आपका प्रोडक्ट कोई भी नहीं खरीदना चाहेगा, ठीक है। तो ये तीन क्या थे सर इसके डिसएडवांटेजेस थे। तो यहां हमारा क्वेश्चन नंबर 2 भी कंप्लीट हो जाता है, बहुत इजी डायरेक्ट क्वेश्चन था ये तो। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो क्वेश्चन नंबर सी में कह रहा है कि वेल एस्टेब्लिश एमएम कंपनी इज मैन्युफैक्चरिंग ट्यूबलेस टायर, अच्छी बात है भाई, ट्यूबलेस टायर बना रहे हैं। फिर कह रहा है आगे, इज वन ऑफ इट्स मेजर प्रोडक्ट्स फॉर क्वाइट सम टाइम, कह रहा है एक मेजर प्रोडक्ट है इसका, ठीक है। द कंपनी हैज रीच एट द मेच्योरिटी स्टेज, इंपॉर्टेंट बात है, कंपनी अपने इस प्रोडक्ट के मेच्योरिटी स्टेज पे आ गए हैं, प्रोडक्ट लाइफ साइकिल के। कंपनी इज अवेयर अबाउट द कॉम्पिटेटिव सिनेरियो, कंपनी को पता है कि कंपटीशन है, एंड फास्ट चेंजिंग टेक्नोलॉजी। कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस इंडिकेट दैट इफ इट वुड बी बेटर टू मॉडर्नाइज इट्स प्लांट, कह रहे कि भैया कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस तो बता रहे कि अपने प्लांट को मॉडर्नाइज कर लो, कॉस्ट बचेगी, एंड मशीनरी सो टू इंप्रूव एफिशिएंसी एंड प्रोडक्टिविटी। द बेसिक आइडिया इज टू रिमेन कॉम्पिटेटिव इन द मार्केट, यानी हमारा प्रोडक्ट कॉम्पिटिशन में बना रहे। तो अभी कौन से स्टेज पे? मैच्योरिटी स्टेज पर आ गए हैं अपने, ठीक है।
और इन द डायनेमिक एंड वोलेटाइल बिजनेस वर्ल्ड, एंड एट द सेम टाइम हैविंग ऑब्जेक्टिव टू प्रिजर्व देयर मार्केट शेयर, और अपना मार्केट शेयर भी हम बचा के रखें। सजेस्ट स्पेसिफिक कॉर्पोरेट स्ट्रेटेजी टू बी अडॉप्टेड बाय एमएम, भाई कौन सी स्ट्रेटेजी इसको लगानी चाहिए? सर इसको अभी लगानी चाहिए अगर ये मेच्योरिटी स्टेज पे आ गया है तो। सर प्रोडक्ट लाइफ साइकिल हमें याद है सर, प्रोडक्ट लाइफ साइकिल हमने पढ़ लिया था। सबसे पहले सर इंट्रोडक्शन होगा, उसके बाद ग्रोथ होगा, बढ़ेगा, उसके बाद मेच्योरिटी, और उसके बाद डिक्लाइन आना शुरू होगा। तो सर हमने पढ़ा था जब भी मेच्योरिटी स्टेज पे आ जाएगा, सैचुरेशन पे आ जाएगा, तो आपको क्या करना है? अब आप कंपटीशन नहीं कर सकते, कंपटीशन ग्रोथ में होता है। तो अब आपको क्या करना पड़ेगा? आपको स्टेबल चलना पड़ेगा, आपको स्टेबल स्ट्रेटेजी अपनी बनानी पड़ेगी। कौन सी? स्टेबिलिटी स्ट्रेटेजी। तो ये हमने पढ़ा भी था और ये पिछले साल भी क्वेश्चन में आया था। ये देखिए, ये पिछले साल भी आया था, सितंबर 24 में आया था। क्या कह रहा है? कह रहा है कि स्टार्टअप रियली एम फॉर स्टेबिलिटी स्ट्रेटेजी। स्टार्टअप जो है स्टेबिलिटी स्ट्रेटेजी नहीं लगाते हैं, जो उसने बाद में पूछा भी है क्वेश्चन में। व्हाइल एग्रीइंग विद द स्टेटमेंट और अदरवाइज सपोर्ट योर पॉइंट व्यू बाय व्यूइंग ब्रीफली स्टेटिंग एज व्हेन द स्टेबिलिटी स्ट्रेटेजी इज मीनिंगफुल, कि कब लगानी चाहिए हमें स्टेबिलिटी स्ट्रेटेजी। यहां पे इसने देखो स्टेबिलिटी स्ट्रेटेजी पूछा और ये पूछा कब लगानी चाहिए। अब क्वेश्चन में उसने आपको क्या दिया? एक केस दिया, उसने सिनेरियो दे दिया आपको और कहा क्या कौन सी स्ट्रेटेजी यहां लगानी चाहिए। तो देखिए हमने यहां पे पढ़ा था कि भाई कब कब लगानी चाहिए स्टेबिलिटी स्ट्रेटेजी। मेजर रीजन सबसे पहले था मैच्योरिटी ऑफ प्रोडक्ट लाइफ साइकिल। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर था कि भाई स्पेसिफिक कॉर्पोरेट स्ट्रेटेजी कौन सी, कॉर्पोरेट कौन सी स्ट्रेटेजी लगानी चाहिए, तो हमें बताना चाहिए भाई स्टेबल स्ट्रेटेजी लगानी चाहिए। ठीक है, फिर ऑल्सो स्टेट द रीजन वाई कंपनी शुड अडॉप्ट सच स्ट्रेटेजी इन जनरल। क्यों लगाना चाहिए सर? यही कि भाई सबसे पहले तो मेच्योरिटी स्टेज पे आ गया है, कंफर्ट होता है स्टाफ के लिए, फ्यूअर चेंजेस करने हैं, जैसे वो मॉडर्नाइजेशन कर रहा है थोड़े बहुत चेंज करेगा, रिस्क भी यहाँ पे कम होता है। ठीक है, फिर स्टेबल एक्सटर्नल इन्वायरमेंट है, कोई कंपटीशन इतना ज्यादा नहीं है। नीड टू कंसोलिडेट आफ्टर रैपिड ग्रोथ और एक्सपेंशन, यानी कि भाई नीड टू कंसोलिडेट आफ्टर ग्रोथ, ग्रोथ के बाद ये होता है। इट इज नॉट एडवाइजेबल टू एक्सपेंड एज इट इज मे बी प्रिसीव एज थ्रेटनिंग। ठीक है, तो ये क्वेश्चन था हमारा। और लास्ट में इसने पूछा कि भाई जस्टिफाई योर ओपिनियन आइडेंटिफाई स्ट्रेटेजी इन केस ऑफ स्टार्टअप वेंचर। अगर स्टार्टअप वेंचर है तो क्या करना चाहिए सर? स्टार्टअप वेंचर जो है वो स्टेबलाइज स्ट्रेटेजी नहीं लगाता, उसका प्रोडक्ट तो भी इंट्रोडक्शन पे है, वो ग्रोथ पे जाएगा, वो तो कॉम्पिटिटिव स्ट्रेटेजी लगाएगा। कौन सी? कॉम्पिटिटिव स्ट्रेटेजी। तो हमने बताया कि देखिए कि भाई स्टेबिलिटी कब मीनिंगफुल होती है? व्हेन बिजनेस ग्रो लार्जर, यानी एक लेवल पे आ जाता है, फुल कैपेसिटी पे काम करता है, मैच्योर स्टेज पे आ जाता है। तो हम बताते हैं कि दैट्स व्हाई स्टार्टअप यूजुअली डू नॉट एम फॉर स्टेबिलिटी स्ट्रेटेजी। स्टेबिलिटी स्ट्रेटेजी स्टार्टअप्स नहीं लगाते हैं। ठीक है, चलिए तो ये क्वेश्चन भी हमारा हो गया। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 6 का ए पार्ट। इन अ मॉडर्न कॉम्पिटेटिव लैंडस्केप द इंटरेक्शन ऑफ सप्लाई एंड डिमांड डिटरमाइन द प्राइस। बिल्कुल ठीक है, ये तो इकोनॉमिक्स की बात कर रहा है। एट विच क्वांटिटी provided equals quantity desired, की सप्लाई और क्वांटिटी। एनालाइज द इनहेरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस। प्रोडक्ट कह रहा है, प्रोडक्ट का बताओ, प्रोडक्ट का बताओ जो कैरेक्टरिस्टिक है, दैट मस्ट बी मैनेज टू मेंटेन प्रॉफिटेबिलिटी अंडर मार्केट डायनेमिक्स। उसने हमसे क्या पूछा कि भाई कह रहा है कि एनालाइज करो इनहेरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस प्रोडक्ट दैट मस्ट बी मैनेज टू मेंटेन प्रॉफिटेबिलिटी अंडर दीज मार्केट डायनेमिक्स। तो हमें बताने हैं कि इसको क्या, प्रोडक्ट के कैरेक्टरिस्टिक्स। तो ये देखिए यहाँ पे ये वाला था अंडरस्टैंडिंग प्रोडक्ट एंड इंडस्ट्री, चैप्टर नंबर 2 में आपका ये यहाँ पे था कि हमें क्या बताना है सर? प्रोडक्ट का कैरेक्टरिस्टिक्स। तो प्रोडक्ट क्या होता है सर? टेंजिबल इंटेंजिबल होते हैं। प्रोडक्ट हैज अ प्राइस, ये एक्चुअली प्राइस के बारे में आपसे क्वेश्चन है, क्योंकि प्राइस से ही क्या होता है सर? डिमांड और सप्लाई जो है उससे ही आपका प्राइस डिफाइन होता है। तो ये मेनली आपको इसके अंदर लिखना था। ठीक है, चलिए तो ये वाला क्वेश्चन भी हमारा हो गया। अब आते हैं सर अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर है बी। कह रहा व्हाट इज कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रेटेजी। कितना आसान, देखो कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रेटेजी क्या है सर? डायरेक्ट क्वेश्चन है आपका। कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रेटेजी चैप्टर नंबर 5 में आपका, चैप्टर नंबर 4 में आपका कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रेटेजी कौन सी थी सर? स्टेबिलिटी, एक्सपेंशन, रिट्रेंचमेंट और कॉम्बिनेशन। तो ये SERC वाली स्ट्रेटेजी ये सारी कौन सी होती है सर? ये सब आपकी कॉर्पोरेट लेवल की स्ट्रेटेजीज होती है। तो एक तो ये क्वेश्चन पूछा उसने आपसे, उसके बाद आपसे पूछ रहा है आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन द बेसिक फीचर बता रहा है कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रेटेजीज के, बीइंग प्रेजेंटेड बाय ईच ऑफ द फॉलोइंग डिसीजन, यानी हर एक डिसीजन के अंदर आपको बताना है कि क्या फीचर है। कितने हैं सर? टोटल 4 पॉइंट है। देखिए कह रहा है कंपनी डिसाइड टू एक्सपेंड इट्स प्रॉफिट मेकिंग यूनिट ऑफ पैकेज फूड डिवीजन इनटू इंटरनेशनल मार्केट एंड क्लोजिंग
डाउन द लॉस मेकिंग यूनिट। तो भाई कौन कौन सी है सर, एक तो यहाँ पे ये एक्सपेंड कर रहा है तो एक्सपेंशन हो गई, और दूसरी बंद कर रहा है, इसका मतलब रिट्रेंचमेंट हो गई। तो बंद करना आपका रिट्रेंचमेंट होता है, तो दो स्ट्रेटेजी ये हो गई। फिर कह रहा है कंपनी डिसाइड टू सेल आउट इट्स कमर्शियल रियल स्टेट डिवीजन एंटायरली एज इट इज इंक्रिंग हैवी लॉसेस ड्यू टू इंटेंस कॉम्पिटिशन। तो यहां पे भी क्या हो गया सर, रिट्रेंचमेंट स्ट्रेटेजी हो गई। फिर कह रहा है कंपनी डिसाइडेड टू मेंटेन करंट ऑपरेशन ऑफ द होम अप्लायंसेस डिवीजन विच इज मेंटेनिंग स्टडी सेल एंड स्ट्रॉन्ग ब्रांड रॉयल्टी विद नो मेजर इन्वेस्टमेंट। तो यहां पे क्या कर रहे हैं सर, यहां पे स्टेबिलिटी स्ट्रेटेजी लगा रहे हैं। कौन सी स्टेबिलिटी, ये रही पॉइंट नंबर 1, स्टेबिलिटी स्ट्रेटेजी, कुछ भी नहीं कर रहे। और चौथे में कह रहा है द कंपनी डिसाइड टू मेक हाई इन्वेस्टमेंट, यानी तो एक्सपेंशन हो रहा है यहाँ पे इन ए रैपिड ग्रोइंग ऑनलाइन प्लेटफॉर्म डिवीजन टू टेक ग्रेटर कंट्रोल। क्या हो रहा है, एक्सपेंशन स्ट्रेटेजी लग रही है। कौन सी स्ट्रेटेजी, यहाँ पे एक्सपेंशन स्ट्रेटेजी लग रही है। ठीक है, चलिए तो ये वाला क्वेश्चन भी हमारा कंप्लीट हो गया। उसके बाद आते हैं सर क्वेश्चन नंबर 7 पे। कह रहा है कि बियॉन्ड द बेसिक नीड टू ग्रो मॉडर्न ऑर्गेनाइजेशन आर ड्रिवन बाय, कह रहा है बियॉन्ड द बेसिक नीड टू ग्रो मॉडर्न ऑर्गेनाइजेशन आर ड्रिवन बाय मिक्स ऑफ मार्केट इन एडुकेसी रिसोर्सेज नीड्स and the collapse of international barriers. Analyze the various reason why company choose globalize their operation। ठीक है भाई, वो कह रहा है कि भैया एक टाइम के बाद ग्रोथ आपकी उस कंट्री में नहीं हो पाएगी, बहुत सारी रुकावटें होती है। तो अब क्या है भाई, एनालाइज करो कि भाई क्या रीजन है कि कंपनी क्या होती है, ग्लोबलाइज होते हैं, यानी कि व्हाई डू कंपनी गेट्स ग्लोबलाइज और मल्टीनेशनल कंपनीज क्यों बनना चाहती है। ये क्वेश्चन है, डायरेक्ट क्वेश्चन है, ये हमने करा हुआ है। देखो ये क्वेश्चन मैंने आपको कराया था, व्हाई डू कंपनीज गो ग्लोबल, और रीजन व्हाई कंपनीज गो ग्लोबल फॉर रीजन फॉर द ग्रोथ ऑफ मल्टीनेशनल कंपनी। तो ये क्वेश्चन का आंसर मैंने आपको कराया था कि भाई मल्टीनेशनल क्या है भाई, सिंपलर हो गया है आज के टाइम पे, वर्ल्ड वाइड कम्युनिकेशन इजी हो गई है, इंप्रूव्ड हो गया ट्रांसपोर्टेशन, और सेवरल रीजन जो है वो ये है कि भाई ग्रो करने के लिए बिजनेस को बिकमिंग वर्ल्ड जो है छोटा बनता जा रहा है, डोमेस्टिक मार्केट अब आपकी सेचुरेट हो गई है, इनफ नहीं रही है, चीपर और बेटर रिसोर्सेज हैं टू रिड्यूस ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, फॉरेन मार्केट से हायर सेल होगी आपकी, ग्रोथ होगा सर्विस सेक्टर में, सेक्टर के अंदर ग्रोथ हो रहा है, और रीजनल इकोनॉमिक इंटीग्रेशन। तो ये सारे के सारे क्या है सर, हमारे रीजन थे जो उसने क्वेश्चन पूछा कि भाई हमसे कहा गया, अरे भाई साहब ये रहा, एनालाइज द वेरियस रीजन व्हाई कंपनी चूज टू ग्लोबलाइज देयर ऑपरेशन। तो ये वाला क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। अब आते हैं तो क्वेश्चन बी में क्या पूछ रहा है हमसे, द वाइडर एंड स्ट्रॉन्गर द चैनल, चैनल आपको पता ही है क्या होते हैं, द बेटर पोजीशन अ बिजनेस हैज to fight and win over competition. In the context of this statement, define the concept of channel. हमें चैनल के बारे में बताना है। सबसे पहले तो ये पूछा why is channel analysis क्यों इंपॉर्टेंट है बिजनेस स्ट्रेटेजी के लिए, ये बताना है, और फिर बताना है डिफरेंट टाइप्स ऑफ चैनल क्या क्या होते हैं। तो ये हमारे चैप्टर नंबर 3 में था। सबसे पहले चैनल के बारे में, तो मुझे बताओ चैनल क्या होते हैं सर। चैनल का मतलब सिंपल था कि भैया जब आप अपने प्रोडक्ट को कैसे भेजेंगे, अपने कस्टमर के पास कैसे भिजवाएंगे, ये चैनल होता है। जैसे कि इंटरमीडिएट्स के थ्रू, या ऑनलाइन, या आप ऑफलाइन अपना बेच सकते हो। तो पहले तो हमने ये बता दिया कि भाई चैनल का मतलब हो गया, चैनल का मतलब हो गया कि वो रास्ते हो गए, वो पाथ हो गए जिसके थ्रू कंपनी अपना माल कस्टमर तक पहुंचाती है। तो पहले तो ये क्वेश्चन का आंसर हो गया। फिर कह रहा है कि चैनल एनालिसिस क्यों इंपॉर्टेंट है, चैनल का एनालाइज करना क्यों इंपॉर्टेंट है। फिर हमने आपको बताया था कि भाई चैनल का एनालाइज करना क्यों, क्योंकि देखिए भैया चैनल के थ्रू कंपनी अपना प्रोडक्ट या अपनी सर्विसेज कस्टमर तक पहुंचाएगी। तो वाइडर रेंज एंड स्ट्रॉन्गर द चैनल द बेटर पोजीशन। तो भैया स्ट्रेटेजिक क्या कहते हैं, ये हमारी स्ट्रेटेजिक डिसीजन के लिए या बिजनेस स्ट्रेटेजी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि हम चैनल को एनालाइज करें कि कैसे बेचना है भाई अपना प्रोडक्ट। ठीक है, अब बिजनेस हैज टू फाइट एंड विन ओवर कॉम्पिटिशन। फिर अलग अलग टाइप के सेल्स क्या कहते हैं चैनल कौन कौन से होते हैं, तो ये थे हमारे, देखिए सेल चैनल, प्रोडक्ट चैनल और सर्विस चैनल। तो ये सेल चैनल था हमारा, ये प्रोडक्ट चैनल था जिसके अंदर फिजिकली प्रोडक्ट मूव होता है एक जगह से दूसरी जगह, और क्या सर सर्विस चैनल, यानी कि यहाँ पे सर्विस जो है वो एक से दूसरे मतलब कैसे हम सर्विस को कस्टमर तक पहुंचाएंगे, जैसे इंस्टॉलेशन की, रिपेयर की, ये सारी। तो ये 3 टाइप के चैनल थे। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था हमारा। आई होप ये क्वेश्चन भी आपने अच्छे से अटेम्प्ट कर लिया होगा। उसके बाद आते हैं सर हमारा क्वेश्चन नंबर 8, स्ट्रेटेजिक अनसर्टेनिटी रेफर्स टू अनप्रिडिक्टेबिलिटी। ठीक है, पढ़ा था, स्ट्रेटेजिक अनसर्टेनिटी ऑफ फ्यूचर इवेंट and circumstances that can impact an organization strategy and goals. In the light of this statement, discuss how organization can deal or
मैनेज सच अनसर्टेनिटी, कि भैया कैसे अनसर्टेनिटी को मैनेज कर सकती है ऑर्गेनाइजेशन। देखिए जरा, ये क्वेश्चन आपका बुक में भी दे रखा है, मई 2024 में आया था, मैंने बुक में दिया था कि भाई एक्सप्लेन हाउ ऑर्गेनाइजेशन कैन इफेक्टिवली मैनेज स्ट्रेटेजिक अनसर्टेनिटी। हम स्ट्रेटेजिक अनसर्टेनिटीज को कैसे मैनेज कर सकते हैं इन अ रैपिड चेंजिंग बिजनेस। तो इसमें क्या क्या था सर हमारे पास, देखिए एक तो था कि भाई फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए, डाइवर्सिफिकेशन होना चाहिए, तब आप मैनेज कर पाओगे, मॉनिटर करना है आपको रेगुलरली एंड सिनेरियो प्लानिंग करना है, फिर बिल्डिंग रेजिलेंस, आपको रेजिलेंस तैयार करना है इन एसेंशियल एंड वेदर अनसर्टेनिटी, यानी अपने आप को प्रोटेक्ट करके रखना है, शील्ड बना के रखनी है, कोलैबोरेशन करना है, पार्टनरशिप कर सकते हो आप, ठीक है। तो ये सारे क्या थे सर, ये क्वेश्चन का हमारा आंसर था कि अगर अगर आपको क्या करना है, अनसर्टेनिटी के साथ डील करना है तो, ठीक है। उसके बाद आता है सर क्वेश्चन नंबर 8, रिलाइंग ब्लाइंडली ऑन स्ट्रेटेजी बिजनेस स्ट्रेटेजी कैन गो एब्सोल्युटली रॉन्ग व्हेन डेली ऑपरेशन आर इम्पेडेड। कह रहे हैं कि भैया अगर आप पूरा स्ट्रेटेजी के ऊपर रिलाई करते हो तो भैया आपके साथ बड़ी दिक्कत हो सकती है। और व्हेन इन्वायरमेंटल एस्टिमेट्स प्रूव इनएक्यूरेट, यानी आपने जो एस्टिमेट लगाए थे वो इनएक्यूरेट हो गए, तो डिस्कस द ओवरऑल ऑब्जेक्टिव ऑफ स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट एंड इवेल्युएट द लिमिटेशन अटैच टू इट्स। उसने क्या पूछा, ओवरऑल ऑब्जेक्टिव पूछा है आपसे स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट का, एंड इवेल्युएट टू इट दैट में प्रिवेंट फ्रॉम ओवरकमिंग टर्बुलेंट इन्वायरमेंट, यानी कि भैया इस जो लिमिटेशन है अटैच कर रखी है, जो लिमिटेशन है, यानी लिमिटेशन है किसकी, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट की, जिसको देख के या जिसको मद्देनजर रखते हुए आप टर्बुलेंट एनवायरनमेंट में अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हो। तो हमें ये बताना है, यानी हमें बताना है स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट बताना है और उसकी लिमिटेशन बतानी है। तो स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट, ठीक है, एंड इवेल्युएट द लिमिटेशन, ये दो चीजें आई। तो ये क्वेश्चन देखिए हमारे नवंबर 2022 में आया था, जो मैंने क्वेश्चन में दिया हुआ है कि भाई लिमिटेशंस क्या है स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट की। देखिए मैंने इसमें आपको बताया था लिमिटेशन क्या है स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट की, कि सबसे पहले तो अंडरस्टैंड द इन्वायरमेंट, इन्वायरमेंट को अंडरस्टैंड करना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है, कॉम्प्लेक्स होता है। स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट प्रोसेस इज टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस होता है, कॉस्टली होता है, पैसे लगते हैं इसमें, और इट इज डिफिकल्ट टू क्लियरली एस्टिमेट कॉम्पिटिटिव रिस्पॉन्स, यानी कॉम्पिटिटर क्या करेगा ये हम पता नहीं कर पाते। तो ये भी क्वेश्चन हमारा बहुत ईजी था, पेपर बहुत ईजी आया, कोई मुश्किल नहीं है। आगे चलते हैं सर, अगला क्वेश्चन है हमारा पॉइंट नंबर बी, 8 का ए, बी या सी होना चाहिए, वैसे पता नहीं बी लिखा हुआ, चलिए। डिफरेंशिएट बिटवीन प्रोएक्टिव एंड रिएक्टिव स्ट्रेटेजी, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट था और बहुत इजी है। प्रोएक्टिव और रिएक्टिव में क्या डिफरेंस होता है, एक्सप्लेन इन डिटेल व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट फॉर एवरी ऑर्गेनाइजेशन टू यूज बोथ दीज स्ट्रेटेजीज इन डायनेमिक एंड अनसर्टेन बिजनेस एनवायरनमेंट, कि क्यों जरूरी है इसको यूज करना, प्रोएक्टिव भी रहना पड़ेगा, रिएक्टिव भी रहना पड़ेगा, क्यों जरूरी है। आइए देखिए जरा, क्वेश्चन नंबर 2 में मैंने आपको ये एग्जांपल के थ्रू, ये जो एक क्वेश्चन था इसके थ्रू मैंने आपको समझाया था, या आपका इंस्टीट्यूट के क्वेश्चन मॉड्यूल में से ही है कि भैया प्रोएक्टिव भी होना पड़ेगा और साथ साथ आपको रिएक्टिव भी होना पड़ेगा, कि ये यम्मी फूड वाला है कि भाई वो प्रोएक्टिव कर रहे हैं वो रिएक्टिव कर रहे हैं। तो ये है कि सर प्रोएक्टिव भी होना पड़ेगा और रिएक्टिव भी होना पड़ेगा, इसके कुछ बेनिफिट्स और कुछ एडवांटेजेस मिलते हैं, ठीक है। चलिए, तो ये क्वेश्चन यहां से आ गया और ये पेपर बहुत इजी था, और यहां पे हमने सारा पेपर अपनी बुक में, एक एक चीज हम मैंने बुक में दे रखी है आपको, कुछ भी बुक से बाहर नहीं है, सब कुछ इंस्टीट्यूट के मॉड्यूल में से आया है, ठीक है। चलिए, तो होपफुली आपने पेपर अच्छा करा होगा और ऐसे ही पढ़ते रहिए, खुश रहिए, मिलता हूं आपसे अगली बार, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर और जय हिंद।